हिंदी में एक सबसे अच्छी कहावत कही गई है, जो तानों की भट्ठी में जलता है वह राख नहीं बल्कि सोना बन के निकलता है। ठीक। हेलो, नमस्ते, आप कैसे हैं? अपने यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है, जिनका नाम है दी नॉलेज नेटवर्क। तो इस वीडियो में एक फिजिक्स की लेसन फर्स्ट विद्युत आवेश तथा कूलम्ब के नियम के ये आखिरी वीडियो है। इस 3 वीडियो में इसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसा बताया गया है जो हर साल 1 या 2 करके पूछेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी इतना है जो हर बार 5, 2, 4, 5 करके हमेशा पूछता ही रहता है। यानी कि टोटल इस 3 वीडियो में लगभग 10 नंबर या 5 नंबर को कह सकते हैं, हमेशा पूछते रहता है। चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को आंसर को आज की क्लास में तैयार करते हैं। ठीक, चलिए ये वीडियो आप पूरे देखिएगा तो सब क्वेश्चन का आंसर अभी ही याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कूलम्ब बल तथा कूलम्ब का महत्वपूर्ण नियम। ठीक, तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या होता है? ठीक, यानी कि कूलम्ब बल कहाँ यूज होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि कूलम्ब बल मतलब हर जगह कूलम्ब बल लगता है। मान लीजिएगा हम ये दोनों हाथ धरते हैं, यहाँ कूलम्ब बल लगेगा नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करना है कि कूलम्ब बल कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक, तो कूलम्ब बल सबसे पहले कूलम्ब बल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। कौन सा वस्तुओं? आवेशित वस्तुओं के बीच, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच ही कूलम्ब बल लगता है। ठीक, पहला। उसके बाद इसका एक और महत्वपूर्ण बात है, कूलम्ब बल परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाती है। क्या? कूलम्ब बल परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाती है। 2 बार। ठीक, तीसरा का बात हुआ कि कूलम्ब बल अनंत दूरी पे यानी कि इन्फिनिटी अनंत दूरी से लेकर 10 के पावर -15 किलोमीटर 10 के पावर -15 मीटर के नज़दीक तक की वस्तुओं पर यह कूलम्ब बल कार्य करता है। ठीक, क्या? अनंत से लेकर 10 के पावर -15 मीटर की दूरी पर भी ये कूलम्ब बल कार्य करता है। ठीक, उसके बाद यह विपरीत आवेशों पर भी कार्य करता है। यह कूलम्ब बल विपरीत आवेश पर भी कार्य करता है। ठीक, और इसके बाद ये 4 का बात हो गया। और इसके बाद डीपली जानकारी लेना चाह रहे हैं तो अपने यूट्यूब में अपने व्हाट्सएप नंबर 7296055463 पे मैसेज कर सकते हैं। इसको PDF रूप में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल किसे कहते हैं? यानी कि सेंट्रल फोर्स यानी कि केंद्रीय, जो मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इसका एकदम केंद्र मतलब एकदम बीच में, उसे केंद्रीय बल कहते हैं। तो केंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो आवेशित वस्तुओं, क्या? 2 आवेशित वस्तुओं, ठीक, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच से वैसा बल जो दोनों समान है, अनुदिश सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक, अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि ये दो वस्तु है। ठीक, दोनों आवेशित वस्तु है, तो दोनों वस्तुओं के बीच एक सरल रेखा के अनुदिश मतलब पता है क्या होता है? जिस तरफ आकर्षण हो रहा है तो वो आकर्षण ही होगा। मतलब ये इसमें चल रहा है तो ये इसमें ही चलेगा। अनुदिश तो मतलब जिधर मैं फॉलो हो रहा है उधर मैं ही जाएगा। ठीक, तो यही केंद्रीय बल हुआ। 2 आवेशित वस्तुओं के बीच सरल रेखा में अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश की तरह कार्य करता है, यानी कि जिधर चल रहा है उधर चलते ही गया, उसे ही केंद्रीय बल कहते हैं। उसके बाद संरक्षीय बल किसे कहते हैं? तो संरक्षीय बल किसे कहते हैं? तो संरक्षीय बल होता है, पहले ये अपने वर्ड में समझिएगा, उसके बाद परिभाषा तो आप PDF से भी लिख सकते हैं। पहले समझना सबसे बड़ा काम है, समझ जाइएगा। आप किसी को भी समझा दीजिएगा, आप आराम से परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक, तो 2 आवेशित वस्तु या अनावेशित कोई भी वस्तु है। ठीक, 2 आवेशित वस्तु है, ये दोनों के केंद्र है ये। उसके बाद ये दोनों एक के मतलब रोप रस्सी से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये रस्सी से जुड़ा होता है। तो संरक्षीय बल का मतलब होता है ये दोनों, देखिए, दो ऐसा वस्तु
जो दोनों वस्तुओं को जुड़ने पर जुटा हुआ है, लेकिन वो दोनों वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर कार्य करता है। ये पर कार्य नहीं करता है, मतलब ये जुटा हुआ है इसका मतलब नहीं हो, ये केवल दो ही बिंदु पर कार्य करता है, जो एक प्रारंभिक बिंदु एक अंतिम बिंदु पर ही कार्य करता है, उसे ही संरक्षीय बल कहते हैं। ठीक, उसके बाद प्रकृति का मौलिक बल किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकृति का मौलिक बल किसे कहते हैं, तो ये आप समझिए कि प्रकृति का मौलिक बल कितना होता है। प्रकृति का मौलिक बल चार होता है। ठीक, तो सबसे पहला प्रकृति का मौलिक बल होता है जिसमें से आता है एक, चारों को पहले नाम लाइन से नाम जानेंगे कि कौन कौन प्रकृति का केंद्रीय बल है। तो सबसे पहले नाभिकीय बल होता है, ठीक, न्यूक्लियस फोर्स। उसके बाद विद्युत चुंबकीय फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक। तीसरा का कमजोर बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। चार हो गया। क्या पहला क्या बोले थे, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नाभिकीय बल पहला, दूसरा का चुंबकीय बल, तीसरा का कमजोर बल, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये जानेंगे कि ये सब बल कहाँ यूज होता है। तो नाभिकीय बल होता है दो परमाणु, दो अणु या एक अणु एक परमाणु को जोड़े में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, नाभिकीय बल का। तो नाभिकीय बल को आप समझ गए, कहाँ यूज करेंगे, दो अणु या दो परमाणु या एक अणु या एक परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको ही जोड़ने में ये इसका उपयोग करते हैं, किसका, नाभिकीय बल का। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि तो विद्युत चुंबकीय बल को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, इस विद्युत चुंबकीय बल को दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यानी कि दो धन आवेश है या दो ऋण आवेश है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, उसमें ही विद्युत चुंबकीय बल का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे कमजोर बल, कि कमजोर बल कहाँ यूज होगा। ठीक, ये भी बहुत बढ़िया कि कमजोर बल मतलब होता है, पहले कमजोर बल कहाँ यूज होगा, तो ये अल्फा किरण या बीटा किरण जो निकलता है ना, उसमें ही कमजोर बल का उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ उपयोग होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, मान लीजिए कि हाँ अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु मतलब यहाँ पे छोड़े, यहाँ नीचे गिरा, उसका ये जो बल से गिरा ना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक, तो ये बात हो गया। तो 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर, इसका अंतर हम लोग जानेंगे कि विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप उस समय लिखिएगा विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच अंतर निम्नलिखित है, और उसके बाद एक तरफ विद्युत बल लगा दीजिएगा, दूसरे तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक कॉलम बनाकर पहले में लिखिएगा कि विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। विद्युत बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। ठीक, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से ये नीचे गिरा है, ठीक, तो गिरा तो नीचे गया, लेकिन ये उतना ही ऊपर नहीं न फेंकेगा, उसमें तो आप ये ऊपर आएगा कब, उसका जब इसका द्रव्यमान होगा और जब उससे प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि वो अपने से वस्तु उछलेगा, नीचे से ऊपर से कोई बल खींच नहीं रहा है। ठीक, तो इसमें केवल आकर्षण होगा, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होगा, इसमें केवल आकर्षण होगा। ठीक, इसमें धन आवेश मतलब कि विद्युत बल में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में केवल धन आवेश होता है। ठीक, उसके बाद एक और भी हम लोग इसके ऊपर क्या बोलते हैं, हाँ इसके एक फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं अंतर में कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला होता है, विद्युत बल का फार्मूला होता है, इसका विद्युत बल का विद्युत बल का क्या बोला है, फार्मूला, यानी कि इसमें ये न्यूमेरिकल बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा, 1 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। ठीक, ये हो गया विद्युत बल का। गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, F g मतलब गुरुत्वाकर्षण g m1 × m2/r²। ठीक, ये दोनों को फॉर्मूला पहचान कर इसका मान कल के वीडियो में हम बताए थे कि इसका मान कितना रखेंगे। ठीक, यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें याद है। ठीक, और उसके बाद विद्युत आवेश के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया। अब कौन कौन वर्ग बांटा गया है इसको भी हम लोग जानेंगे कि
कि विद्युत आवेश के आधार पर पदार्थ के 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन वर्ग है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सुचालक यानी कि हाँ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत आवेशों के आधार पर वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है, सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक। तो सबसे पहले सुचालक यानी कि चालक की बात करेंगे। ठीक, तो वैसा पदार्थ, ठीक, चालक में क्या होगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, मान लीजिए एक वैसा पदार्थ जिसको सतह पर आवेशित करने पर, नहीं क्या है बोले, विद्युत आवेशों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कि सुचालक यानी कि चालक, कि मतलब एक सतह पर, एक स्थान पर कोई आवेश रखें, उसको पूरी तरह, मतलब सतह पर पूरी तरह बराबर मात्रा में फैल गया है। ठीक, वह चालक यानी कि सॉरी चालक कैसे कहेंगे, तो चालकता कहेंगे चालक या सुचालक, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई आवेशित पदार्थ है, इस पर कोई आवेश डाले, इसकी आवेश सतह पर पूरी तरह आसानी से फैल गया है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से चला गया, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक, वह सुचालक कहेंगे यानी कि चालक। जैसे मान लीजिए कि हाँ, छड़ में हम लोग बिजली दिए हैं और वो छड़ में पूरी तरह बिजली फैल गया, वो सुचालक हुआ। ठीक, उसके बाद सुचालक के बाद हाँ, कुचालक यानी कि कुचालक की भी बात करेंगे। तो कुचालक की भी परिभाषा समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिए तो वो एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में उसका प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है या पूरी तरह फैलता भी नहीं है, वो कुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कागज़ पर आप वो कहीं नहीं जाएगा, वो मान लीजिए कि यहाँ आवेश दिए तो यहीं रह जाएगा, कहीं फैल कर भी जाएगा भी नहीं। ठीक, कुचालक, लकड़ी, रबर और भी है जो आपको यदि नाम याद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अर्धचालक में एक छोर से आवेशित की है तो दूसरे का छोर पर थोड़ा सा मात्रा में जाए या न के बराबर जाए लेकिन जाएगी, उसको अर्धचालक कहेंगे। ठीक, उसके बाद आवेश का वितरण 2 प्रकार का होता है, सतत वितरण और विसतत वितरण, यानी कि समान चालक और असमान वितरण। तो एक कोई पदार्थ पर आवेश दिए हैं, वो आसानी से पूरी तरह फैल जाता है, मतलब पूरी सतह पर फैल गया, वो सतत वितरण। और जो पूरे सतह पर नहीं फैला, मान लीजिए कि इस पर आवेश दिया, यहाँ फैला यहाँ नहीं फैला, यहाँ फैला यहाँ नहीं फैला, तो वो क्या, असतत वितरण हो गया। उसके बाद परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ये आपके जीवन की एग्ज़ाम मतलब देगी भी, एग्ज़ाम में भी आएगी, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो किसी वस्तु को आवेशित जांच करने के लिए बाहर से लाया जाए, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आएगा ही। उसके बाद अगर जाकर कोई किसी एग्ज़ाम भी देने जाए या नीट या कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम हो गया, ठीक, या आप CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश किसे कहते, तो किसे कहते ये नहीं आएगा, उसमें न्यूमेरिकल आएगा, उसको बनाने के लिए आता है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में, आता ही है कि परीक्षण आवेश कैसा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश या शून्य। तो आप तो भूल जाएंगे बार बार कि परीक्षण आवेश धन लेंगे कि ऋण लेंगे। तो उसको बढ़िया से याद करने के लिए एक ट्रिक भी हम बता दे रहे हैं कि परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है। आप किसी के यहाँ जाइएगा किसी को जांच करने के लिए, तब पॉजिटिव सोच ना लेके जाइएगा कि निगेटिव सोच लेके जाइएगा। किसी को जांच करना है तो बढ़िया बात पूछेंगे, ठीक, तो इसी के कारण बढ़िया बात पूछेंगे कि आदमी को बढ़िया लगे। तो आप याद रखिए कि परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश ही होता है। ठीक,
ये हमें कभी ऋण आवेश नहीं होता है। और उसका एक और भी हम लोग जानेंगे, इसका और भी एक है, उसका मान को जानेंगे कि परीक्षण आवेश का मान कितना होता है। तो परीक्षण आवेश का मान होता है 10, परीक्षण आवेश का मान हमेशा 1.6 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कूलम होता है। यह 12th में यही दो या और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके PDF नोट्स में लिखा हुआ है। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे, आप PDF इस सब के आंसर को PDF रूप में लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर आप फ्री में ले सकते हैं। आप पढ़ाई अपनी फ्री में कर सकते हैं। ठीक, आप पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू करें, रुक कर नहीं करें। और देखिए रोज़ 2 कदम चलिए, लेकिन रोज़ चलिए। एक ये नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिया, कल 1 भी घंटा नहीं पढ़े, नहीं। अपने जीवन को सफल बनाना है तो आप रोज़ काम कीजिए, रोज़ चलिए। आप कहीं बड़ा लक्ष्य पर जाना है तो रोज़ चलिए, एक दिन चलने से आप नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक, तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।